नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021। तो आज हम आपके सामने मॉक टेस्ट 2 कक्षा तीसरी और विषय गणित, इसके हमने एक वीडियो आपके सामने प्रसारित किया है जिसमें हमने 31 से लेकर 37 तक के प्रश्नों की आपको जानकारी दिए थे। और आज हम आपको 38 से 45 तक की हम जानकारी देंगे कि उन प्रश्नों को हम कैसे हल करें। यदि उसमें कोई कठिन प्रश्न है तो उसकी हम रणनीति कैसे बनाएं कि जिससे हम बच्चों को वो प्रश्नों की हम बहुत अच्छे से जानकारी दे दें और यदि वैसे प्रश्न परीक्षा में आए तो उसे वो सहजता से हल कर सके। तो चलिए साथियों, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते और हम चालू करते हैं 38 से लेकर 45 तक के प्रश्नों की जानकारी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 38 यहाँ पे लिखा हुआ है, किस वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे वस्तु की लंबाई हमको पूछा है कील, चाबी, पत्ती और रस्सी। तो हमने उसका डायग्राम यहाँ पे बनाए हैं। यहाँ पे ये कील है, ये चाबी है, ये पत्ती है और ये हमने रस्सी बनाई है। और इसमें हमको बताना है कि किस वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे कील की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, चाबी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, पट्टी की लंबाई यहाँ 4 सेंटीमीटर है और रस्सी की लंबाई यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिखाई जा रही है। तो सबसे पहले तो यदि हम इस प्रकार की जानकारी अगर हम बच्चों को बता रहे हैं तो हम ब्लैक बोर्ड में या किसी भी चीज़ में इस प्रकार की हम स्केल को बना लें और अलग अलग चीज़ों को उनको नापने को दें कि जैसे ये पेन है तो ये पेन की लंबाई कितनी होगी, ऐसा करके। जैसे ये 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, मगर आप देखेंगे कि यहाँ 0 से लेके, यहाँ पे 0 है, 0 से लेके यहाँ तक के कुछ छोटी लाइन और बड़ी लाइन भी खींची गई है। तो हम इसकी भी हम जानकारी दे दें कि जो छोटी लाइन जो यहाँ खींची हुई है 1 2 3 4 और 5 की लाइन को थोड़ी सी बड़ी किया, फिर 6 7 8 9 और फिर 10 की लाइन को बड़ी करके यहाँ पे 1 लिखा है। तो हम इनकी भी उनको जानकारी दें कि ये जो लाइन खींची है इनको हम मिलीमीटर कहते हैं, ठीक है। और जब ये 10 मिलीमीटर जब हो जाता है तो उसको हम 1 सेंटीमीटर कहते हैं। ये भी हम बच्चों को जानकारी दे दें जिससे उनको सेंटीमीटर, मिलीमीटर इसकी जानकारी भी हो जाए, क्योंकि आने वाले जो प्रश्न हैं उसमें हमको लंबाई वजनधारी तक के भी प्रश्न उसमें पूछे जा रहे हैं, तो ये भी जानकारी उनको हो जाए। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो किस वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कील जो है ये 2 सेंटीमीटर, चाबी 3 सेंटीमीटर, पत्ती 4 सेंटीमीटर और रस्सी 7 सेंटीमीटर है। तो हमारी जो ये पट्टी जो बनी है ये हमारी 4 सेंटीमीटर की है। तो हम जो आंसर है वो सी आ जाएगा हमारा पट्टी। पट्टी की लंबाई कितनी है इसमें 4 सेंटीमीटर। तो हम सभी की लंबाई की गणना उनसे करवाए कि कील कितनी लंबी है वो भी बताइए, चाबी कितनी है और भी चीज़ें हम ले लें। तो कुछ हम गतिविधि के द्वारा हम कुछ गतिविधि कराएं और उनके पास की जो सामग्री है, उनके पास रबर होती है, पेंसिल होती है और भी बुकें होती है, पुस्तक होती है। पुस्तक में भी अब यदि आप देखोगे गणित के जादू में तो उसमें भी इस प्रकार की स्केल बनी हुई है, उससे भी हम उनको नाप के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अब चलिए हम लेते हैं दूसरा प्रश्न 39। घड़ी देखकर समय बताइए। घड़ी देखकर समय बताइए। तो घड़ी की जहाँ तक के बात है तो घड़ी के संबंध में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 5वीं में भी पूछे जा रहे हैं, तीसरी में भी पूछे जा रहे हैं, कोण की माप इसमें पूछी जा रही है, इसमें समय का निर्धारण पूछा जा रहा है। तो हम निश्चित बात है कि अपने बच्चों को घड़ी की हम संपूर्ण जानकारी उनको दें, या तो हम किसी कागज पे घड़ी बना लें या हमारे स्कूल में जो घड़ी होती है वो निकाल के उनको समझ जानकारी दें कि इसका जो तेज घूमने वाला जो कांटा है इसको क्या कहते हैं, उससे जो छोटा कांटा उसको क्या कहते हैं, बड़ा कांटा किसको हम क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये वाला जो कांटा है ये हमारा मिनट का कांटा है और ये वाला जो कांटा है हमारा ये घंटे का कांटा है और एक कांटा और होता है जिसको हम बोलते हैं सेकंड का कांटा। इस प्रकार से ये 3 होते हैं। इसको घड़ी की सुई भी बोलते हैं, कांटा भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम उनको जानकारी बता सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे भी आपने देखा कई घड़ियों में इस प्रकार के
नाप डले रहते हैं ऐसे। हाँ, तो साथियों हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये जो लाइनें जो खींची होती 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जब हमारा ये जो मिनट का जो काटा है जब यहाँ पे आएगा तो ये 1 मिनट बताएगा, फिर यहाँ आएगा तो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट और यहाँ के 5 मिनट। तो 12 से लेके 1 के बीच की जो दूरी है ये 5-5 मिनट की है। तो घड़ी की हम बहुत सारी जानकारी हम बच्चों को बताएं, तो जिससे कि एक तो वो घड़ी देखना सीख जाएंगे और घड़ी में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें भी उनको वो बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर बोला घड़ी देखकर समय बताइए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि घड़ी कौन सा समय बता रही है। तो हम देख रहे हैं कि छोटा कांटा 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में, मतलब 3 और 4 के बीच में ये आधा है और यहाँ पर छोटा कांटा 6 पर है। तो कहने का मतलब अगर यहाँ से 5-5 मिनट को हम गिने तो यहाँ पे तो 3 हो गया, तो 5 10 15 20 25 30, कहने का मतलब कि यहाँ पे 3:30 की जानकारी यहाँ बता रहा। अब हम यहाँ उत्तर देखें कि हमारा उत्तर क्या है। घड़ी देखकर समय बताइए, तो ए 3:30। तो हम ये जो हमारा पहला ही इसका आंसर है। बी है 6:18, सी है 4:30 और डी है 4 बजे। तो इस प्रकार से हमने ये घड़ी की जानकारी, हम कई समय के बारे में इनसे पूछ सकते हैं। आप घड़ी को घुमाते जाइए और प्रश्नों को पूछते जाइए, तो इससे ये घड़ी वाला जो प्रश्न है जो परीक्षा में जो आने वाला है इनको ये बहुत आसानी से हल कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 40 है, पैटर्न की अगली संख्या क्या है। ये पैटर्न के प्रश्न अभ्यास में भी पहले आ चुके हैं और मैंने इसकी भी आपको जानकारी दी हूँ कि जो पैटर्न जो बनते हैं किसी निश्चित संख्या में या तो उसमें जोड़ दिया जाता है या उसमें से घटा दिया जाता है या उसको गुणा किया जाता है, वर्ग किया जाता है। इस प्रकार से हमारे पैटर्न बनते हैं। अब हम यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो हम यदि यहाँ पे देखें, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 4 7 11। अब हम देख रहे हैं कि पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 7 आया, फिर 11 आया। तो इसमें हो क्या रहा है, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये 1 को मैंने यहाँ लिखा, 1 में 1 को जोड़े तो ये 2 हुआ, ठीक है। 1 में 1 को जोड़े तो 2 हुआ, उसके बाद 2, कहने का मतलब है गिनती का क्रम चल रहा है 1 2। मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, फिर यहाँ मैं 5 लिख देता हूँ और देखता हूँ कि अगली संख्या मेरी क्या आएगी। मैंने 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, 2 में 2 जोड़ा तो 4 आया, 4 में 3 जोड़ा तो 7 आया, 7 में 4 जोड़ा तो 11 और 11 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो मेरी अगली संख्या इसमें 16 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम पैटर्न के बहुत सारे प्रश्न हैं और बाद में हम आपको पैटर्न के और भी प्रश्नों की हम जानकारी देंगे। तो हम इस पे देखते हैं कि हमारा जो उत्तर आ रहा 16 ये कहाँ पे आ रहा है। तो ये ए इसका उत्तर है 16, बी 22, सी 6 और डी हमारा आ रहा है 15। उसके बाद इस क्रम की अगली 2 संख्या होगी, इस क्रम की अगली 2 संख्या होगी। अब यहाँ पर लिख रहा है ये 8 16 24 32 और यहाँ पे एक खाली स्थान, यहाँ पे 2 खाली स्थान है, तो आगे की संख्या क्या होगी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम उसी प्रकार से इसको भी हम लिख के देखें कि क्या क्या लिखा हुआ है। 8 16 24 32 और हमको 2 क्रम बताना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 के बाद 16 आ रहा, मतलब एक प्रकार का पहाड़ा बन रहा है। फिर भी हम यहाँ लिखते हैं 8 में 8 जोड़े तो 16, फिर 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 8 जोड़े तो 32, 32 में यदि हम 8 जोड़ेंगे तो 40 और 40 में फिर 8 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये 48 आएगा। तो यहाँ पर हमने जो प्रश्न का जो उत्तर निकाले ये 32 में 8 जोड़े 40 और 40 में यदि हम 8 जोड़ेंगे तो 48। तो कहने का मतलब हमारी अगली जो 2 संख्या है वो 40 और 48 होगी। चलिए हम उत्तर में देखते हैं। तो ये हमारा ए में इसका आंसर आ रहा है 40 और ये 48। अब इसके बाद जो हमारा प्रश्न है, एक ट्रे में 32 लड्डू है, यदि हम एक डिब्बे में 8 लड्डू रखें तो सभी लड्डुओं को रखने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो स्वाभाविक है कि जैसे कि हम
बच्चों को यदि हम बताएं तो हम इस प्रकार से हम डब्बे का भी प्रयोग कर सकते हैं कि कितने डब्बे लगेंगे। जैसे हम यहाँ पे डब्बे ले लेते हैं, फिर यहाँ पे डब्बे ले लेते हैं, यहाँ पे भी हम एक डब्बा बना लेते हैं। और क्या बोल रहा है कि एक डिब्बे में 8 लड्डू। तो हम चाहे तो गिनती के हिसाब से भी हम लड्डू को रख सकते हैं। और या तो यदि 8 बोला तो यदि हमने इसमें 8 रखे तो ये 8 हो गया, फिर इसमें रखे तो ये 16 हो गया, इसमें हमारा 24 हो गया और इसमें हमारा 32 हो गया। कहने का मतलब 32 लड्डू हमारे 4 डिब्बे के अंदर रखे जा सकते हैं। तो इसको हम कई प्रकार से हम बच्चों को हम इसकी जानकारी बता सकते हैं और इसको हम समझा सकते हैं। तो हमने इसको जोड़ा तो ये 8 8 8 यहाँ पे हमारे 32 लड्डू पूरे हो गए। कहने का मतलब हमको 4 डिब्बे की आवश्यकता है। तो A2B4, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा आंसर जो आ रहा है B4 आ रहा है। तो इसका आंसर आ गया 4। इसके बाद हमारे आगे का जो प्रश्न है, किस मकान की संख्या 296 है। तो साथियों आपने देखे होंगे कि इस प्रकार के प्रश्न बहुत आ रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके पहले के जो भी हमारे नेक्स्ट के जो एग्जाम हुए हैं 2017 में, उसमें भी इस प्रकार से घर बने हुए हैं। संख्याएं भले अलग है मगर ये प्रश्न को पूछा गया है। तो संख्याओं की समझ, जिसमें हमको अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना, इन सभी चीजों की जानकारी हमको शाला में बच्चों को बताना पड़ेगा। तो किस मकान की संख्या 296 है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 4 उत्तर जो दिए मॉक टेस्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत विशेष है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यदि, तो यहाँ पे 2960 लिखा हुआ है। इनने 2 9 6 और 0 इतने अंकों का प्रयोग करके यहाँ पे इन्हें 4 डिब्बे में लिखा हुआ है। तो पहला डिब्बा 2960, दूसरे में लिखा है 2906 और तीसरे में 2096। और उसके बाद क्योंकि पुस्तक में इस आपके मॉक टेस्ट में ऐसे 0 नहीं लगा है, मगर मैंने उसको 4 अंकों को मैं बनाने के लिए यहाँ पे 0 भी लगाया कि हो सकता है कि आने वाले प्रश्न में इस प्रकार से आगे 0 लगा दे, तो हम बच्चों को बता दें कि ये लिखा क्या है। क्योंकि इसके आगे कितने भी हम 0 लगा दें उसका कोई महत्व नहीं होता। ये लिखा है 296 ही। तो कहने का मतलब कि किस मकान की संख्या 296 है, तो ये हमारे डी जो मकान है इसकी जो संख्या जो लिखी हुई है ये हमारी 296 है। तो हम अंकों से शब्दों में, शब्दों से अंकों में, और उसकी हम जानकारी जरूर बच्चों को बताएं। और जैसे कि मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि इसमें जो प्लेलिस्ट डली हुई है करोड़ तक के संख्या को पढ़ना और लिखना, उसके 3 वीडियो डले हुए हैं। यदि आप उसको बहुत अच्छे से यदि अपनी शाला में बता देंगे तो बच्चे ये 1000 की संख्या है, वो करोड़ तक के संख्याओं को बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। और जहाँ तक रही बात शब्दों में लिखने के लिए, तो यदि हम उनको हिंदी के बारे में यदि हम पढ़ा रहे हैं तो वो शब्दों में भी आसानी से लिख लेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 44, कौन सी गणना फूलों की कुल संख्या की संक्रिया को दर्शाता है। अब यहाँ पे जो प्रश्न जो 44 आया है, मेरे हिसाब से बच्चों के हिसाब से यदि हम इसको देखें, बच्चों के हिसाब से इस प्रश्न की अगर मैं जानकारी यदि बताऊं तो ये प्रश्न बच्चों के लिए सबसे कठिनतम है और इसकी हमको रणनीति अवश्य बनाना चाहिए। यदि आपके बच्चे ने हल कर लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है, मगर इसमें कुछ शब्दों में ऐसा लिखा हुआ है कि जहाँ पे ये अपनी कठिनता को प्रदर्शित करता है। जैसे आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, कौन सी गणना फूलों की कुल संख्या की संक्रिया, ये जो शब्द जो आया है संक्रिया। अब यहाँ संक्रिया जो शब्द आया है, हम संक्रिया के बारे में हम बच्चों को जानकारी नहीं दे पाते कि संक्रिया क्या होती है। तो हम बताएं कि संक्रिया, क्योंकि यहाँ संक्रिया को पूछ रहा है। और यदि हम प्राथमिक स्तर की बात करें तो संख्याओं की जो संक्रियाएं के बारे में जो बात होती है, तो जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। हम अक्सर प्राथमिक स्तर पे 4 संक्रिया को कराते हैं और इन्हीं संक्रियाओं के बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है। और इस प्रकार के प्रश्न अभ्यास में पहले भी आए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं जिसमें उन्होंने इसी प्रकार के प्रश्नों की जानकारी हमसे पूछा है। अब
अब यहाँ पे बोलता है कौन सी गणना फूलों की कुल संख्या की संक्रिया को दर्शाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फूल, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 तीन जगह यहाँ पे फूल, 3 जगह पौधे लगे हुए हैं। और हम फूल की गणना यदि करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फूलों की जानकारी यहाँ पे बता रहा है। अब ये 9 फूलों की जानकारी की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि एक जगह पे 3 फूल है, फिर दूसरी जगह पे 3 फूल है, फिर तीसरी जगह पे 3 फूल है। यदि हम ये तीनों को जोड़ते हैं तो ये 9 होता है। तो यहाँ पे आंसर तो 9 आ गया, मगर यहाँ पे उस प्रकार की कोई भी जानकारी हमको नहीं मिल रही कि बच्चा इसको बता सके कि ये क्या है। अब यहाँ पे हमको वही संक्रिया बताना पड़ेगा कि यदि हम 3 3 3 यदि हम इसको जोड़ते हैं, किसी संख्या में उसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया को हम गुणा कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि 3 गुणित 3, हमको इतनी जानकारी बच्चों को जब हम बताएंगे तब वो उसका आंसर हमको यहाँ पर सी के बारे में बताएगा कि ये संक्रिया जो इसकी बनेगी वो बनेगी 3 गुणित 3। अतः ये प्रश्न कठिन है, मेरी नजरों में कठिन है। अगर आपके यहाँ पे अगर ये कठिनता नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर मेरे हिसाब से इसका हमको रणनीति बनानी चाहिए। और रणनीति इसी प्रकार से है कि हम कई चीज़ों को जोड़ने को लगाए, जोड़ने के बाद उनको इनके बारे में जानकारी दे कि किसी भी संख्या में उसी संख्या को बार बार जब हम जोड़ते हैं उसी को हम गुणा कहते हैं। तो गुणा कहते हैं क्योंकि यहाँ 3 को 3 बार जोड़ा गया है, 3 हमको जोड़ना, और हमने कितनी बार जोड़े 3 बार के गुणा का चिन्ह लगा के हम इस प्रकार से उसकी जानकारी बताए, कई एग्जाम्पल उनको दे और हम उनको स्पष्ट करें। अब हमारा प्रश्न नंबर 45, जिसको आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि नीचे दिए गए चार्ट में अलग अलग दिनों में पार्क में गए हुए बच्चों की संख्या को दिखाया गया है। अब यहाँ पार्क की जानकारी दे रहा है और यहाँ पे दिन के बारे में लिखा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो यहाँ पे किस दिन सबसे अधिक बच्चे पार्क में गए, तो यहाँ पे उत्तर दे रहा है ए गुरुवार, बी सोमवार, सी मंगलवार और डी बुधवार। तो हम सोमवार को देखते हैं, तो सोमवार को हमारे 12 बच्चे गए हैं, मंगलवार को 16 बच्चे गए हैं, और बुधवार को यदि हम देखें तो 6 बच्चे गए हैं, और गुरुवार को 10 बच्चे गए हैं, और शुक्रवार को 4 बच्चे गए हैं। तो ये हमने गिनती लगाया और गिनती के हिसाब से हमारा जो आंसर इसमें जो आ रहा है ये आ रहा है सी मंगलवार। तो कहने का मतलब ये है कि मंगलवार के दिन 16 बच्चे सबसे अधिक गए हुए हैं। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।